जय हिंद दोस्तों। काव्य मैथ क्लासेस गोंडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों इस सेशन में आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस जो कि 27 जनवरी 2019 को जो पेपर हुआ था उसके जो मैथ क्वेश्चन आया होता है, मतलब जो जितना मैथ सेक्शन था उसको आज हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। और जो हमारे नए साथी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर देखें, क्योंकि देखिए कि मैथ का लेवल जो था कैसा आया हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और जो हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो रिक्वेस्ट दोस्त ये है कि वीडियो पूरा देखना और दोस्तों चैनल को सपोर्ट करते रहिए। सपोर्ट का मतलब ये नहीं हुआ कि मतलब आप देख लीजिए लाइक कर दीजिए। सपोर्ट का मतलब ये हुआ कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो उसको मतलब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों पहला प्रश्न अपना देखते हैं कि कैसा आया हुआ था, ठीक है। हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न अपना जो दिया है, ये पहला प्रश्न आया था वर्क एंड टाइम से, कार्य और समय से आया हुआ था। तो क्वेश्चन समझते हैं क्या है। ये बी से आधा कुशल है जो कि सी से 3 गुना कुशल है। वह तीनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं यदि बी अकेले यह काम 6 दिन में पूरा कर सकता है। ऑप्शन आपका ये है 3.13 दिन, बी है 3.27 दिन, सी है 3.33 दिन और डी है 3.36 दिन, ठीक है। तो प्रश्न ये है कि ये जो है बी से आधा कुशल है जो कि सी से 3 गुना कुशल है, ठीक। अगर बी अकेले उस काम को 6 दिन में कर रहा है तो तीनों मिलकर काम कितने में करें, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसको हम पहले यहाँ लिखेंगे ए बी सी, ए बी और सी। अब जबकि बी काम कितने में कर रहा है, बी कर रहा है 6 में, तो यहाँ लिख देंगे 6। अब सवाल ये है कि ए जो है बी से आधा कुशल है, तो इसका मतलब आधा काम कर रहा, आधा उससे कुशल है, तो इसका मतलब ये हो कि वर्क जो होगा उसके दूगने टाइम से करेगा, ठीक है। तो यहाँ 6 में ही कर रहे हैं तो ये कितने में करेंगे, ये 12 में काम करेंगे। और सी से जो सी से 3 गुना है, मतलब बी जो है सी से 3 गुना है, तो ये अगर 6 में कर रहे हैं तो ये कितने में करेंगे, 18 दिन में करेंगे। मतलब ए करेगा वो काम 12 में, बी करेगा 6 में और सी करेगा 18 में। अब इन तीनों का हम लासा निकाल लेंगे ऐसे। लासा कितना आएगा, 36 आएगा। ये करेगा 2 यूनिट काम, ये करेगा 4 यूनिट काम, 6 यूनिट काम, और ये करेगा 3 यूनिट काम। अगर तीनों मिल जाएंगे तो काम कितने में खत्म हो गए, पूछ रहा क्वेश्चन। तो 36 ऐसे लिखेंगे, 3 6 2 8 और 3 11, 11 से भाग कर देंगे तो 11 3 33, 3 बचेगा 30, 3 बचेगा 30, 11 दूना 22 और बचेगा 8 77, 11 77, मतलब 3.27 दिन में काम जो होगा वो खत्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो इस सवाल को ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। दोस्तों अगला प्रश्न जो आया है वो मेंसुरेशन से आया हुआ है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु बनाया जाता है। शंकु का व्यास ज्ञात करो। ऑप्शन आपका ये है 10 सेमी, बी है 12 सेमी, सी है 20 सेमी और डी है 80 सेमी। मतलब 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला को पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है और शंकु की ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर दिया है, उसके व्यास पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर मेंसुरेशन के क्वेश्चन में अगर कोई चीज़, अगर मान लीजिए वेलन से अगर हम शंकु बना रहे हैं, शंकु से वेलन बना रहे हैं, या घन से क्या नाम है वृत्त से, मतलब वृत्ताकार उसको हम गोला बना रहे हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान है कि जो उसका आयतन होता है हमेशा बराबर होता है, आयतन हमेशा बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो शंकु का आयतन होगा वही वेलन का आयतन होगा, क्योंकि बराबर रहेगा दोनों, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे हम गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ होगा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसको R1 मान लेंगे और इसको R2 मान लेंगे होल स्क्वायर, ठीक है। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, 4 और R1 मतलब गोले की त्रिज्या कितना है 10 सेमी, R1 हो जाएगा और ये आपका एच हो गया। हमें R2 निकालना है, तो
तो R1 का क्यूब का मतलब 10 का क्यूब गुणे 10 का क्यूब कर देंगे बराबर, यहाँ पर R2 मतलब R2 का स्क्वायर हमें निकालना है, इंटू एच कितना दिया 10 दिया है, 4 लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 1000, जब 10 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1000, ठीक है। फिर R2 का स्क्वायर ऐसे कर देंगे और इंटू 10 कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे। अगर यहाँ से R2 की वैल्यू हम निकालेंगे तो इधर स्क्वायर में दे जाएगा अंडर रूट, मतलब 4 गुणे 100 अंडर रूट हो जाएगा, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 100 का वर्गमूल 10, 10 दूना 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 दूना 20 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 और 100 का वर्गमूल 10, 10 दूना 20 हो जाएगा। अब व्यास पूछ रहा है तो व्यास इसका दूना होगा दोस्तों, तो हमें लग रहा है कि हमने ऑप्शन को गलत कर दिया है, ऑप्शन 40 सेमी होना चाहिए। हाँ दोस्तों, यहाँ पर 40 सेमी हो गए, ये 40 सेमी दिया हुआ है, ठीक है। हाँ तो त्रिज्या कितना हो गई 20 हो गया। अब पूछ रहा है कि व्यास कितना होगा, तो एक चीज ध्यान रखना, व्यास हमेशा त्रिज्या का दूना होता है, तो व्यास जब निकालेंगे तो क्या करेंगे 2 गुणे 20 कर देंगे, तो 20 दूना 40 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका 20 जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए ऐसे कंडीशन पूछ रहा है कि इस धातु को इस रूप में बनाया गया है या इसको इस रूप में बनाया गया, तो आपको ध्यान रखना है कि जो उसका आयतन तो हमेशा बराबर होता है, बस आयतन का फार्मूला लगाना, बाकी आगे सॉल्व कर लेना है, उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन अपना ये है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। ऑप्शन आपका ये है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5, ठीक है। तो 1200 को पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग का मतलब ये हो कि 2 का मतलब इसका पेयर बन जाए, ठीक है। तो इसका 2 तरीका, अगर आप चाहो तो ऑप्शन से भी निकाल सकते हो, अगर आप चाहो तो फैक्टर के द्वारा निकाल सकते हो, तो फैक्टर के द्वारा निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो क्या करेंगे 1200 का हम फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकालने सभी बच्चों को आता होगा, तो 2 से काटेंगे कितना आएगा 600 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 300 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 150 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 75 आ जाएगा, और 3 से काटेंगे 25 आएगा, और 5 से काटेंगे 5 बार, 5 कम 5। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बना है, तो हम क्या करेंगे एक 3 से ही गुणा कर देंगे, मतलब 3 से ही गुणा करेंगे तभी तो पेयर बनेगा। तो इस 3 से ही गुणा करने पर, पेयर बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, और जब पेयर बन जाएगा तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अगर पेयर बन जाएगा 2 का तो पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर 3 का पेयर नहीं बने, बाकी संख्याओं का पेयर बन रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे, इसका पेयर बन जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी कर देना है, ठीक है। और थोड़ा चैनल को सपोर्ट करते रहिए, तो और अच्छे से क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। अभी तो उत्तर प्रदेश पुलिस का ही करवा रहे हैं, आगे दिल्ली पुलिस करवा देंगे, CISF CRPF करवा देंगे, ठीक है। और अभी जो SSC GD का हो उसको भी सॉल्व करवा देंगे दोस्तों, ठीक है। तो सपोर्ट करते रहिए चैनल को बस। हाँ दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न अपना ये है, ये कामा बी और सी के बीच रुपये 1152 का नुकसान 7:8:9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए, तो ए का हिस्सा क्या होगा। ऑप्शन आपका ये है रुपये 336, बी रुपये 342, और सी है रुपये 360, और डी है रुपये 384, ठीक है। ए कामा बी और सी को 1152 रुपये हमें विभाजित करना है, 7:8:9 के अनुपात में इसका नुकसान लगा हुआ है, और वहाँ पे ए का हिस्सा पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। ये अनुपात का सवाल है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो 7, 8, 9 दिया है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। ये हो गया, बी हो गया और सी हो गया। अब क्वेश्चन किसकी वैल्यू पूछ रहा है, पूछ रहा है कि ये का हिस्सा बताओ, ये मतलब इनकी वैल्यू पूछ रहा है 7 का, तो 7 को ऊपर लिख देंगे, टोटल 7, 8, 15 और 9, 24, और गुणे कितना रुपये टोटल 1152, बस इसमें काटा पीटी कर देंगे, अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 से काटेंगे 6 बार कट जाएगा, और 4 दूनी 8, 3 बच्चा 35, 4 8 32, 3 32 4 8 32, 6 से काटेंगे 6 चौके 24, और कितना बचेगा यहाँ 4 48, 6 8 48,
मतलब 7 गुणे 48 कर देंगे, 7 × 56 के 86 अलावा 5 और 4 5 33, 336 रुपये। तो ये आपका ये का हिस्सा हो जाए, ये का जो हिस्सा आया है वो 336 रुपये आए हैं दोस्तों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 आपका जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर अनुपात का सवाल कह दिया हो तो जिसकी वैल्यू का है उसको ऊपर लिख लीजिए, ए की वैल्यू मतलब 7 को ऊपर लिखेंगे और टोटल रेशियो को जोड़कर नीचे कर देंगे, और टोटल कितना था 1152, तो उसमें गुणा कर देंगे, फिर काटा पेटी करेंगे, काटा पेटी करने के बाद 336 हमें मिल जाएगा, इसका मतलब ये ए का हिस्सा हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका ये जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन अपना ये है कि 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियां वितरित की जाती हैं, तो बी को ए से कितनी अधिक कैंडी मिलती है? ए आपका है 12, बी आपका 15, सी ऑप्शन आपका 27 और डी ऑप्शन आपका 33 है। मतलब 4 और 9 के अनुपात में ए और बी के बीच में कैंडियां वितरित की जाती है, टोटल 39 कैंडियां हैं, और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बी को ए से कितनी अधिक कैंडियां मिल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, और इसके बाद अधिक की बात कर रहा है तो हम समझ जाएंगे डिफरेंस की बात कर रहा है, फिर डिफरेंस निकालेंगे और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलो 4 और 9 के अनुपात में कैंडियां मिल रही है, ये हो गया और ये बी हो गया। ठीक, अब टोटल कितना रेशियो आ रहा है? 9 4 13 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है? टोटल कितना दिया है? 39 दिया हुआ है, कि टोटल कितना था? 39 ही, तो उनके पास कैंडियां थी, तो 2 4 13 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 39, और 13 1 कम 13 और 13 3 39, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू जो हो गया कितना आ गया? 3 आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गया। अब क्वेश्चन ये है, पूछ रहा है कि बी को ए से कितना अधिक मिला, तो इनको 4 मिल रहा है, इनको 9 मिल रहा है, तो कितना अधिक आया? डिफरेंस कितना आएगा? 5 यूनिट की डिफरेंस आएगी, क्योंकि 9 में से 4 निकालेंगे तो 5 ही तो होगा, तो 5 यूनिट की डिफरेंस आएगी, तो 5 लिखेंगे, और 1 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है? 1 यूनिट की वैल्यू 3 दिया है, तो 3 से गुणा करेंगे, 3 × 15 हो जाएगा, मतलब बी को ए से जो है वो 15 कैंडियां अधिक मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। हाँ दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न जो आपका है वर्गमूल से संबंधित है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अंडर रूट बड़ा सा लगा हुआ है 3 प्लस अंडर रूट 27 प्लस अंडर रूट 73 प्लस अंडर रूट 64, तो इस टाइप के सवाल अगर आपको कहीं दिखे तो सबसे पहले लास्ट मतलब यहाँ अंतिम वाले पद से स्टार्ट करते सॉल्व करना। ठीक है, तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तो 8 को यहाँ प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 81, 81 का वर्गमूल कितना होगा? 9 हो जाएगा, 9 को यहाँ प्लस कर देंगे, और 27 में कितना? 36, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, उस 6 को यहाँ प्लस कर देंगे, और 6 3 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। ठीक है, फिर से देखिए एक बार जैसे यहाँ पर 64 है, तो इसका वर्गमूल कितना होगा? 8 होगा, तो ये 73 में प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस लगा हुआ, तो 73 और 8 कितना? 81, 81 का वर्गमूल 81 का वर्गमूल 81 का वर्गमूल जो होगा वो 9 हो जाएगा। 9 को आगे जोड़ देंगे 27 में, तो 27 और 9 कितना? 36, 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6, 6 को आगे जोड़ देंगे 3 में, तो 6 3 9, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो इस टाइप के सवाल को आप सबसे लास्ट से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद सॉल्व करते चले जाइए वहाँ से। ठीक है, हाँ दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, और सवाल अपना ये है कि एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक हो, तो यदि सेट में से सबसे बड़े पूर्णांक को हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होती है? ऑप्शन आपका ये है 8.5%, बी है 10%, सी है 11% और डी है आपका 12.5%। ठीक है, मतलब 3 से शुरू होने वाले पूर्णांक हैं और 5 पूर्णांक तक हमें लेना है। ठीक, और उनका औसत निकालना है, उसके बाद वो जो बड़ा वाला जो नंबर है उसको हटाकर फिर औसत निकालना है, फिर दोनों का कंपैरिजन करना है कि कौन सा औसत मतलब कितने % की कमी आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 से स्टार्ट होने के लगातार पूर्णांक की बात करें तो 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे,
5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और 7 लिखेंगे। इनका औसत निकाल लेंगे पहले। तो औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22 3 25, और 25 में बटे क्या करेंगे 5 करेंगे कि योग 25 आ जाए और संख्या टोटल कितना है 5 है, तो 5 से भाग करेंगे। 25 कम 5 50 25, मतलब 5 आ गया इसका औसत। अब क्या करेंगे 3 4 5 और 6, क्योंकि सबसे बड़ा पूर्णांक हटाना, तो सबसे बड़ा पूर्णांक यही तो है, तो इसको हम हटा देंगे अब। और जब इसको हटा देंगे ना फिर तो क्या बचेगा 3 4 5 6 बचेगा, इसका औसत निकाल लेंगे हम। 6 5 11, 4 15 3 18, 18 बटे कितने हैं 4 संख्या, 4 से भाग कर देंगे इसमें। 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, तो 4.5 आ जाएगा। अब सवाल है कितने परसेंट कमी आ रही है, तो 5 पहले आया पूरी संख्या का, जब 1 को हटा दी तो 4.5 आ गया, तो कितना घट गया 0.5 घट गया। और 0.5 किस पर घट रहा है 5 पर घट रहा है, तो नीचे 5 कर देंगे और गुणा कर देंगे 100। ठीक है, तो ये कमी प्रतिशत निकाल लें दोस्तों, कमी प्रतिशत। तो इसका दशमलव हटाएंगे तो कितना आएगा 5/50 आ जाएगा और गुणे आएगा 100। 5 एकम 5, 5 धाम 50, 10 एकम 10, 10 धाम 100, तो कितने परसेंट की कमी होगी 10% की कमी हो जाएगी दोस्तों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो पहले हमें पांचों संख्या का निकालना है औसत, उसके बाद क्या करना है एक संख्या मतलब बड़ी वाली संख्या जो 7 उसको हटा देना है, फिर वहां से 4 संख्या का औसत निकालना है, फिर दोनों का कंपेरिजन करना है, तो दोनों का कंपेरिजन 0.5 आएगा, 0.5 को ऊपर लिखना है और टोटल 5 संख्या तो 5 को नीचे लिखेंगे जो पहला औसत आया था, फिर भाग करेंगे गुणे 100 लिख के, फिर काटा पीटी करेंगे तो अपना हो जाएगा 10%। इस प्रकार से उसमें 10% कमी हो जाएगी अगर बड़ी संख्या को हटा दिया जाएगा तो। ठीक है, हाँ दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न अपना ये है कि यदि x बटा वाई बराबर 4/5 और 7x + 6y बराबर 29, तो y का मान ज्ञात करो। ऑप्शन आपका ये है 2.5, बी है 2.4, सी है 2.3 और डी है आपका 2.2। ठीक है, तो इसमें y की वैल्यू पूछ रहा है और x और y का अनुपात दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे x और y को कन्वर्ट कर देंगे, मतलब y की जो x की जो वैल्यू होगी उसको y में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ समझिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 4/5y हो जाएगा, जैसे x की वैल्यू निकाले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4/5y। अब इनकी वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर देंगे तो 7 लिखेंगे, x की वैल्यू कितना आया 4x 4y बटे में 5, इनकी x के स्थान पे इसको पुट कर देंगे और प्लस 6y लिखेंगे और बराबर कितना 29। मतलब ये कहानी क्यों कर रहे हैं, ये कहानी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालना दोस्तों। ठीक है, अगर कहीं x की वैल्यू पूछता है तो हम y को मतलब y की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू y के पद में कन्वर्ट कर देंगे और उसकी वैल्यू उठाकर उसमें रख देंगे समीकरण में, अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो 4 सते 28y बटे में 5 प्लस 6y बराबर 29, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 28y और प्लस 5 छक 30y और बटे में कितना आएगा 5 एकम 5 आएगा बराबर कितना 29 के। ठीक है, अब 28 और 30 कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, 58y बटे में 5 के बराबर कितना 29 के, तो 29 एकम 29, 29 दूना 58, 2y बटे में 5 के बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y के बराबर कितना 5 एकम 5 हो जाएगा, या y के बराबर कितना 5/2, और 5/2 का मतलब सभी बच्चे या सभी दोस्त जानते हैं कितना होता है 2.5 होता, मतलब 2.5 होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसका आंसर जो होगा y की जो वैल्यू होगी 2.5 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न अपना चक्रवृद्धि ब्याज का दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि ₹1000 2 वर्ष में 1144.9 हो जाती है, तो मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया। ऑप्शन आपका 6%, 7%, 8% और 9%। 1000 रुपया है 2 साल के लिए, 2 साल के लिए दिया जाता है, 1144.9 इसका चक्रवृद्धि मतलब मिश्रधन मिल रहा है, तो पूछ रहा है कि उसका दर जो होगा किस दर से लगाया गया होगा चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो दर लगाने का फार्मूला अपना ये होता दोस्तों 100 + r बटे में 100। ठीक है, और बराबर a/p और यहाँ अंडर रूट क्यों लगाया है कि 2 साल की बात, हाँ 2 वर्ष की बात कर रहा है। अगर 3 साल की बात करेगा तो यहाँ हम घनमूल निकालेंगे,
4 साल की बात करेंगे तो चतुर्थ मूल निकालेंगे, अगर 5 साल की बात करेंगे तो पंचमूल निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 वर्ष है मतलब तो इसको वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखो, ये अपना फार्मूला, इसको नोट कर लेना दोस्तों। 100 प्लस आर बटे में 100, और यहाँ ए की वैल्यू मतलब अमाउंट कितना है, ये आपका अमाउंट हो गया, ये आपका पी हो गया, ये आपका टाइम हो गया। ठीक है, तो 1144.9 और बटे में 1000 है, और क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, फिर इनका हम दशमलव हटा दिए, यहाँ 0 बढ़ा दिए। ठीक, 100 प्लस आर बटे में कितना 100, और ये 11,449 जो है 107 का वर्गमूल है, 107 गुणे 107 हो जाएगा, और ये आपका है 100 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 प्लस आर बटे 100 बराबर कितना, 107 का वर्गमूल 107 हो जाएगा, 2 बार है इसका जोड़ा मिल जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 100, 100 से 100 काट दिए, 100 प्लस आर की वैल्यू कितना 107, तो जब हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो 107 माइनस 100 कर देंगे, आर बराबर कितना हो जाएगा 7% हो जाएगा, मतलब इसका जो रेट था वो 7% था दोस्तों, इसका जो रेट था वो 7% था, लेकिन दिख नहीं रहा है तो इसको हम ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, इसको यहाँ से हम ऊपर लिख रहे हैं, चलो इस पार्ट को यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, देख लीजिए यहाँ से देख लीजिए, 100 प्लस आर बटे में 100, और इनका वर्गमूल हो जाएगा 107, और बटे में 100, 100 से 100 काट देंगे तो 100 प्लस आर के बराबर 107, और जब हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो उसको घटाएंगे, तो 7 में से 100 घटा देंगे तो कितना आएगा 7%, मतलब इसका जो रेट होगा वो 7% हो जाएगा दोस्तों, इसका रेट जो होगा 7% हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ समझ में आया, अगर चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो और वहाँ पर मतलब रेट निकालने का बात करें तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, 100 प्लस आर बटे में 100 इक्वल ए अपॉन पी अंडर रूट। ठीक है, अब ये आपका पी हो गया मतलब मूलधन हो गया, ये आपका टाइम हो गया, ये आपका अमाउंट मतलब मिश्रधन हो गया। ठीक है, तो 100 प्लस आर बटे 100 लिखेंगे, ए की वैल्यू 1144.9 था, बटे में 1000 था, यहाँ दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ा देंगे। अब ये 11,449 जो है 107 का वर्गमूल है, तो 107 गुणे 107 करेंगे, और 10,000 का वर्गमूल 100 गुणे 100 हो जाएगा, यहाँ से 107 मिल जाएगा, यहाँ से 10 में 100 मिल जाएगा, 100 से 100 कट गया, 100 प्लस आर बराबर 107 हो जाएगा, और जब हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो 107 में से 100 को निकालेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका 7% जो रेट था हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अगला सवाल जो अपना है वर्क एंड टाइम का है, इसको भी सॉल्व करते हैं। बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ये कमा बी और सी 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये अकेले वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ऑप्शन आपका ये है 20 दिन, बी है 25 दिन, सी है 30 दिन, और डी है आपका 40 दिन है। ठीक है, मतलब बी और सी काम करेगा तो 40 दिन में निपटा देगा उसको, और ये बी और सी मिलकर करेंगे तो 20 दिन में निपटा देगा। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो ए होगा वो अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। मतलब बी प्लस सी मतलब दोनों मिलेंगे तो काम 40 में होगा, अगर ए प्लस बी प्लस सी मिलेंगे तो काम कितने में होगा 20 में होगा। एफिशिएंसी मतलब दोनों का एलसीएम निकालेंगे, मतलब कुल वर्क निकालेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, तो 40 से कम 40 मतलब 1 यूनिट काम होगा, 20 दूना 40 मतलब 2 यूनिट काम होगा। ठीक है, इनका वर्क जो आया वो 40 हो गया, क्योंकि 20 और 40 का लासा 40 आएगा, और जो लासा होता है वही वर्क हो जाता है, तो टोटल आपका 40 वर्क हो गया। 40 से कम 40 मतलब बी और सी मिलकर काम कितने में करेगा? बी और सी की एफिशिएंसी कितना है 1 है, बी और सी की एफिशिएंसी 1 है। फिर अगर 20 दूना 40 और टोटल मतलब तीनों के मिलाकर एफिशिएंसी कितना है 2 है। अगर बी और सी की एफिशिएंसी अगर 1 है और तीनों को मिलाकर 2 है, तो हम बी और सी की एफिशिएंसी को जब माइनस करेंगे तो ए की एफिशिएंसी कितना आएगा? ए की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, 1 और 1 2 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि बी की एफिशिएंसी बी प्लस सी की एफिशिएंसी 1, तो ए की अकेली एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। इसका मतलब ये हो कि ए जो होगा एक दिन में एक काम करता है, तो वो काम कितने में निपटाएगा? टोटल 40 वर्क है, तो एक दिन में अगर एक काम करेगा तो 40 काम को करने के लिए उसको 40 दिन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो ए काम करेगा वो 40 लिखेंगे, और इनकी एफिशिएंसी कितना है 1 है, 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 40 दिन आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ऑप्शन जो डी होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो होगा वो 40 दिन में काम को निपटा देगा, ये जो होगा वो 40 दिन में काम को निपटा देगा।
हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन अपना ये है कि एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः रुपये 2000, रुपये 2500, रुपये 3250, रुपये 4250 की बिक्री होती है। रुपये 3500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए? उसकी बिक्री कितनी होनी, मतलब उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है रुपये 2500, ऑप्शन बी है रुपये 3500, रुपये 4500, ऑप्शन आपका रुपये 55, ऑप्शन आपका डी है रुपये 5500। ठीक है, तो 4 महीने की बिक्री दिया है 2000, 2500, 3250 और 4400, 4250। ठीक है, अब 5वें महीने में वो किस हिसाब से मतलब बिक्री करे कि जिसका एवरेज है, जो उसका औसत तो 3500 हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनका योग निकाल लेंगे। 35 इनका औसत दिया है ना, तो योग निकालेंगे। तो 3500 और कितने महीने के लिए, 5 महीने की बात कर रहा है कि 3500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने, तो गुणे 5 कर देंगे। तो 35 पंचे 5 0 0 50 25 5 3 15 17, मतलब 17,500 हो जाएगा। अब इन्होंने बेचा कितना है, इन्होंने बेचा कितना है। ठीक है, फिर इनको हम प्लस कर लेंगे, मतलब 4250, 2000, 2500 और 3250, ये मतलब 4 महीने का, 4 महीने का मतलब उसकी बिक्री दी है और 5वें महीने का निकालना है। तो एवरेज हम निकाल चुके 17,500 होना चाहिए। इनको प्लस करेंगे, फिर घटा देंगे और 5वें महीने का मतलब उसकी बिक्री पता लग जाएगी हमें। तो 0 0 0, 5 5 10 के 0, 2 5 7 2 9 10 के 0, 4 1 5 2 7 2 9 3 12, 12,000 आया। अब 12,000 को यहाँ से हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हमारा, 0 0 5, 12 में 5, 17 में 12 के 5, 5500 रुपये आएगा। मतलब अगर वो अगले महीने में 5500 के हिसाब से बिक्री कर लेगा तो उसका जो एवरेज आएगा वो उसका एवरेज जो आएगा 3500 का आ जाएगा पर मंथ। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करना, क्योंकि वीडियो शूट करने में काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी मेहनत भी बढ़ जाती है दोस्तों। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना है। और जो हमारे नए साथी देख रहे हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार, थोड़ा चैनल बढ़ जाएगा और सपोर्ट मिल जाएगी तो और अच्छी से आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न अपना ये है कि दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 2 और 60 हैं। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन आपका है ए 4, बी है 6, सी है 7 और डी है 5। मतलब दो संख्याओं का लासा और मासा दिया गया है और क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या जो है दूसरे से 14 अधिक है। ठीक है, तो वहाँ पर सबसे छोटी संख्या की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसको हम लगाएंगे दोस्तों, मानेंगे कि छोटी संख्या जो होगी, या प्रथम संख्या मान लीजिए, प्रथम संख्या x और दूसरी संख्या हो जाएगी कि 14 अधिक है तो ये x प्लस 14 हो जाएगी। ठीक है, बस फार्मूला अपना होता है LCM इंटू SCF इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फार्मूला लगा देंगे। LCM कितना आया 60, SCF कितना आया 2, फर्स्ट नंबर कितना आया x, सेकेंड नंबर x प्लस 14, 60 दूना 120, गुणा करेंगे तो x स्क्वायर और x और 14 का 14x, x और x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x और 14 का 14x हो जाएगा। अब x स्क्वायर प्लस 14x, अब ये प्लस में उधर जाएगा माइनस 120 हो जाएगा, बराबर 0 के हो जाएगा। अब इसका फैक्टर निकालेंगे, मतलब ऐसी दो संख्या चूज कीजिए कि अगर गुणा करें तो 120 हो जाए, उसको हम जोड़ें या घटा दें इसकी वैल्यू 14 हो जाए। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 20 माइनस 6, अगर 20 में से 6 निकालेंगे तो 14 आएगा और 20 गुणे 6 करेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इनका हम फैक्टर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे और प्लस यहाँ 20 में से अगर हम 6 निकालेंगे तो एक्स 14 हो जाएगा माइनस 120, और 20 और 6 का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब इनका फैक्टर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 6x और माइनस 120 के बराबर 0। एक्स कामन लेंगे तो एक्स प्लस 20 बच जाएगा, यहाँ पर माइनस 6 कामन लेंगे तो एक्स प्लस 20 हो जाएगा बराबर 0 के। ठीक है, दोनों में कामन क्या एक्स प्लस 20 है और एक्स माइनस 6 बराबर कितना 0 के हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से क्या करेंगे, x माइनस 6 के बराबर 0 तो x बराबर 6 हो जाएगा, और x प्लस
20 के बराबर 0 तो x बराबर -20 होगा, तो जो ये मान गलत माना जाएगा। ठीक है, मतलब छोटी संख्या क्या होगी, 6 के वैल्यू 6 हो जाएगी, और 6 + 14 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि छोटी संख्या 6 हो जाएगी और बड़ी संख्या आपकी 20 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 20 होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब छोटी संख्या ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका 20 होगा, सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपना ये है कि कपड़े का एक टुकड़ा ₹600 में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में ₹40 देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ऑप्शन आपका ये है 640, बी आपका 680, सी आपका 700 और डी आपका 720 है। मतलब 600 रुपये में कोई कपड़ा का टुकड़ा खरीदा गया है और उसके बाद उसके सिलाई पे 40 रुपये और खर्च किया गया है। ठीक है, और उसके बाद 12.5% का लाभ लेना चाहिए, तो उसको किस रेट पर बेचना चाहिए हमें। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि मतलब जो चीज़ें, मान लीजिए कोई चीज़ आप खरीदे हो, उस पर जितना पैसा आप इन्वेस्ट करो, जितना खर्च करो ना, वो सीपी मतलब क्रय मूल्य पर ही जुड़ जाता है। तो यहाँ पर 600 तो खरीदे हो, 40 और खर्च कर दिए हो, तो 600 + 40 करेंगे तो कितना होगा, 640 में, तो उसका क्रय मूल्य जो होगा 640 पड़ जाएगा। अब 640 का हम 12.5% का लाभ लेना चाहते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू पता हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 640 और कितना लाभ लेना है, 12.5%, मतलब इसको 100 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, लाभ होगा तो हमेशा ऊपर जोड़ा जाएगा 100 में, 112.5 और बटे में कितना होगा, 100 हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा एस पे सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अब 640 लिखिए और यहाँ 10 लौटाएंगे तो 1125 बटे में कितना, 1000 हो जाएगा, कि एक जीरो नीचे और बढ़ जाएगा। ठीक, अब 0 से 0 काट देंगे, 25 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 25 चौके 100 और 12 बचेगा 125, 25 बचे 125, 4 से काटेंगे 16 बार कट जाएगा, तो 16 गुणे 45 इनका गुणा करेंगे, 16 पंचे 80 के 0 हासिल हुआ 8, 16 चौके 64 और 8 72, 720। मतलब उसको सेलिंग प्राइस अगर 12.5% का लाभ लेना है तो उसको हमें कितने पे बेचना होगा, 720 रुपये में बेचना होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा, डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर 720 पर उसको हम बेचेंगे तो हमें कितने का लाभ होगा, 12.5% का लाभ होगा दोस्तों। तो दोस्तों जितने क्वेश्चन थे उसको इस वीडियो में करवा दें, जो क्वेश्चन बच रहे हैं ना उसको अगले वीडियो में करवा देंगे। ठीक है, इसके बाद रीजनिंग का सेशन लाएंगे, फिर जीके और फिर हिंदी करवा देंगे इसमें से। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना है, और जो हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, ताकि थोड़ा सपोर्ट मिलता रहेगा ना, तो अपना चैनल भी बढ़ जाएगा और तो तुम्हारे लिए और अच्छे से क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सिस्टम अपने पास कम है सिस्टम का अभाव चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए अपने हिसाब किताब से क्वेश्चन लाते हैं और टाइमिंग भी बहुत दिक्कत पड़ती है। ठीक है, वीडियो बनाकर अपलोड करने बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगे तो कोई बात नहीं, उसको डिसलाइक कर देना फिर तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिए, और जो हमारे नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन कोई डाउट है, मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको वीडियो देखा करो, उसको कमेंट कर दिया करो, उसका सजेशन जो होगा, उसका सुझाव जो होगा अगले वीडियो में बता दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये पेपर जो था वो 28 जनवरी 2019 का जो पेपर था, फर्स्ट पाली का था। ये 28 जनवरी 2019 का ये फर्स्ट पाली का पेपर था दोस्तों। हाँ, प्रथम पाली का पेपर था। तो अब चाहे तो हम मिलाकर भी देख सकते हैं क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कोई दिक्कत समझने में तो। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद जय भारत।